हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए आज 10th क्लास के बेसिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं और इसी के साथ आपका बोर्ड्स गुरु चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। आज सेकेंड लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। पिछले क्लास में हम बात कर चुके थे सबसे पहले कि ये केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है, फिर केमिस्ट्री से आगे बात किए थे केमिस्ट्री का जो मेन पार्ट है जिससे केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, पदार्थ या सब्सटेंस। फिर सब्सटेंस से आगे हम पदार्थ के विभिन्न प्रकार पे बात कर चुके थे और उसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पे था। आज हम बात करेंगे रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे कि रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ जिसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं और दूसरा अशुद्ध पदार्थ जिसे इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इसका एक और नाम है अशुद्ध पदार्थ का, जो आगे से इसके बाद से ये प्रचलन में रहेगा, जिसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण। इसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, यही मिश्रण शब्द ही अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। आगे हम बात करेंगे सबसे पहले कि शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या है। तो शुद्ध अशुद्ध पदार्थ में जो मेन डिफरेंसेज होता है, या मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में जो मेन डिफरेंसेज होता है, वो होता है उसमें जो अभिकर्मक हैं या उनके कणों का जो संगठन है, मतलब किसी भी पदार्थ के प्रत्येक भाग का जो कंपोजिशन या संगठन है वो एक प्रकार का है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे सबसे पहले शुद्ध अशुद्ध पदार्थ में कि जैसे लोहा है, लोहा। तो अगर हम लोहा का बात करते हैं, लोहा का बात करते हैं तो लोहा का प्रत्येक कण या उसके प्रत्येक भाग का जो संगठन है, लोहा के प्रत्येक भाग का जो संगठन है, प्रत्येक भाग का संगठन, संगठन मतलब कंपोजिशन, प्रत्येक भाग का जो मतलब कि कणों का जो व्यवस्था है वो एक प्रकार का होता है, उसके सभी कण एक टाइप के होते हैं। तो इसलिए ये जो लोहा है ये शुद्ध पदार्थ है। इसी के साथ हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लोहा के साथ साथ, जैसे दूध का। तो अगर हम दूध का बात करेंगे तो जो दूध होता है, इस दूध में अगर हम इसको बेहतर लेवल पे परखें तो दूध के दो भाग होते हैं, एक जल और दूसरा उसमें पार्ट होता है जिसको हम क्रीम कह सकते हैं, उसका दूसरा भाग होता है। तो इसके दो भाग होते हैं। इसी तरह से और भी हम बात करें, अगर मिश्रण के तौर पे एक दूध हो गया, दूध के अलावा हम जो वायु देखते हैं, वायु, अगर वायु का भी बात करें जिसको हवा कहते हैं, तो इस हवा या वायु में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कण मौजूद होते हैं। जैसे वायु में ऑक्सीजन के कण होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कण होंगे, जलवाष्प के कण होंगे। तो जब कई पदार्थों मतलब कई पदार्थ एक साथ मिले हुए हों तो उसको हम मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन एक ही प्रकार का पदार्थ हो जिसमें एक ही प्रकार के कण हो तो उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोहा, जैसे हम क्या करते हैं, लोहा में थोड़ा सा बात करते हैं कि एक लोहा के छोटे से टुकड़े को लेकर के और इसको क्या करते हैं कि जब हम किसी धारदार हथियार से अगर इसको जब रेत करके काटते हैं तो काटते समय इसका छोटा छोटा कण यहाँ पे मिलता है। इसके प्रत्येक छोटे कण का अगर बात करेंगे ना तो इसका प्रत्येक छोटा कण भी लोहा होगा, इसका प्रत्येक छोटा कण भी लोहा होगा। तो इसमें क्या है ना कि इसका प्रत्येक कण
एक ही प्रकार का है। ये बड़ा टुकड़ा भी लोहा है, इसमें का निकला हुआ प्रत्येक छोटा छोटा भाग, प्रत्येक भाग लोहा है, मतलब कि इसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिला हुआ है। तो ये शुद्ध पदार्थ में आता है, प्योर सब्सटेंस में आता है। तो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, ये सभी शुद्ध पदार्थ के श्रेणी में आते हैं और लोहा उसमें से एक है। अशुद्ध पदार्थ का अगर बात करें तो हम जैसे आपको दूध बताए हैं जिसमें जल और क्रीम होता है, तो इसमें भी दो पदार्थ मिले हुए हैं। जैसे वायु आपको बताए हैं कि वायु में वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इसके अलावा धूल कण भी मिले होते हैं और भी बहुत सारे कण मिले होते हैं। तो ये सभी अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण है। आगे हम बात करेंगे कि इन दोनों का डिफिनेशन का लेवल क्या है। तो डिफिनेशन का लेवल ये है, उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। इसका डिफिनेशन के लेवल का अगर बात करें, समझ में आ गया हो तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ का बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ तो शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन होता है कि ऐसे पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का, मतलब जैसे हम अभी जस्ट बात कर रहे थे कि आप कोई भी जैसे लोहा का ही एक प्लेट ले लिए, या लोहा है, बार बार लोहा क्यों, दूसरा कुछ ले लेते हैं, एक सोना का ही छोटा सा प्लेट ले लेते हैं। अब इस सोना प्लेट का अगर बात करें तो इसका जो प्रत्येक भाग है, कहीं का भी आप भाग उठा लीजिए, कहीं का भी आप भाग उठा लें, आप इसमें कहीं का भी भाग उठा लें और आप वहां के प्रत्येक भाग के कणों का जो आप कंपोजिशन देखेंगे ना, प्रत्येक भाग के कणों का जो संघटन देखेंगे ना, वो प्रत्येक भाग के कणों का जो संघटन है वो एक समान होगा, एक ही प्रकार का होगा। जैसे ये वाले भाग में जितने कण आपको दिखेंगे, जितने कण दिखेंगे, वो प्रत्येक कण प्रत्येक कण सोना होगा, उसका प्रत्येक कण सोना होगा। आप यहां से उठा लें या इसके अलावा और भी आप कहीं से उठा सकते हैं। जैसे इसमें का अगर प्रत्येक कण का बात कर लें तो इसमें का भी प्रत्येक कण वो सोना होगा। तो मेरा कहना यह है कि जो शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ऐसा पदार्थ है कि जिसके प्रत्येक भाग का जो संघटन है, कंपोजिशन है, वो एक समान होता है, उसके सभी कण एक ही प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ का जो डिफिनेशन होता है वो इस लेवल पे होता है। देखिएगा, इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संघटन, ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संघटन समान हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संघटन समान हो, मतलब एक जैसा हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें कि इसके एग्जाम्पल में सोना, चांदी, तांबा, लोहा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो शुद्ध पदार्थ के श्रेणी में आते हैं। और भी बता देते हैं, जैसे जल, नमक, ये सभी जो है शुद्ध पदार्थ के श्रेणी में आते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो कि जल जो है, तो जल का सूत्र तो H2O होता है, तो हम ये भी कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं कि जल का सूत्र H2O होता है। अब जल का सूत्र H2O होता है, आपको लगता है इसमें तो दो प्रकार के यहाँ पे कण दिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझा दें कि जब एक गिलास पानी लिए हैं और इसमें एक गिलास पानी में
इस एक गिलास पानी में अगर हम कहीं का भी इसके प्रत्येक भाग का अगर हम संघटन चेक करें, जैसे हम क्या करते हैं ना कि कहीं एक जगह का संघटन लेते हैं, जैसे यहाँ का, और यहाँ के प्रत्येक हम कण को अगर चेक करेंगे ना तो इसका प्रत्येक कण जल अणु होगा। मतलब कि इस जल के, इस ग्लास में भरे जल के या तो पेंदी वाले भाग से उठा के देखें या बीच वाले भाग से उठा के देखें या कहीं से भी चेक करें, तो इसके प्रत्येक भाग में जो एक एक कण होंगे वो सब जल के अणु होंगे। मतलब कि इसके प्रत्येक भाग का जो संघटन है, कंपोजिशन है, वो एक समान है। जल के अणु का सेंस है कि हर जगह पे इसका कंपोजिशन H2O 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 ही होगा। मतलब कि इस जल का या नमक का ही बात कर लें, आप अगर एक डब्बा में अगर नमक लिए हुए हैं तो इसके अंदर जो नमक है, इस नमक का प्रत्येक भाग का संघटन NaCl टाइप का होगा। माने इसमें प्रत्येक अणु जो है वो नमक के अणु होंगे। इसमें मतलब प्रत्येक भाग एकदम एक प्रकार के संगठन का होगा। तो डिफिनेशन उसी लेवल का, ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान हो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जल, नमक, ग्लूकोज, ग्लूकोज के अलावा चीनी, ये सभी शुद्ध पदार्थ। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जल, तो जल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो जल जिसमें धूल कण, मिट्टी के कण या चीनी के कण या कोई दूसरा पदार्थ घोला नहीं गया हो, जो शुद्ध जल होता है, जो प्यूरिफाई वाटर होता है, जैसे कल से निकला हुआ था, जिस कल में बालू पानी देता है तो वो पानी के साथ जो बालू मिला हुआ है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, केवल पानी जो है। बच्चे मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल से निकला हुआ पानी, उसमें उनको कण दिखाई देता है तो वो सोचेंगे कि जल में तो और भी कण मिले होते हैं, तो वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध का मतलब कि केवल जल का ही बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, इसके बाद शुद्ध पदार्थ के बाद उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आगे शुद्ध पदार्थ के बाद हम बात करेंगे अशुद्ध पदार्थ पे। तो जो अशुद्ध पदार्थ होता है, तो अशुद्ध पदार्थ का अगर बात करें तो डिफिनेशन एकदम सेम लेवल का हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का जो संघटन या कंपोजिशन है वो एक समान न हो, अलग अलग हो, या दो से अधिक पदार्थों से मिला हुआ जो पदार्थ होता है, मिलकर बना हुआ जो पदार्थ होता है, वो अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आ जाता है। तो वैसे डिफिनेशन का लेवल वही रहेगा। देखिए डिफिनेशन किस लेवल पे कर रहे हैं। ऐसे पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संघटन असमान हो, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताए हैं, इसमें अशुद्ध पदार्थ का जो एग्जाम्पल था उसमें हम आपको सबसे पहले बता दें कि जैसे वायु, अब वायु में हम आपको बताए हैं कि वायु में ऑक्सीजन के भी कण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी कण होते हैं। अगला बात करें तो इसमें नाइट्रोजन के भी कण होते हैं, इसमें जलवाष्प के भी कण होते हैं और इसमें धूल कण भी होते हैं। तो जो वायु है वो एक अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण है। अशुद्ध पदार्थ से ज्यादा उपयोग में आने वाला जो शब्द है वो है मिश्रण। तो आप मिश्रण याद रखेंगे मेनली, मिश्रण। दूसरा एग्जाम्पल आप धुंधी को ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप
धुआं जो होता है, धुआं, आप धुआं को ले सकते हैं। अब धुआं में क्या होता है कि कार्बन के कण के साथ साथ वायु के भी कण मिले होते हैं। तो ये धुआं, धुंधी, वायु, ये सभी अशुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल हैं या मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। आगे बात है कि शुद्ध पदार्थ का भी प्रकार होता है, अशुद्ध पदार्थ का भी प्रकार होता है। तो पहले इतना क्लियर है, तो फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार पे। तो शुद्ध पदार्थ का मेन दो प्रकार होता है। उसमें से पहले प्रकार का नाम है तत्व, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा जो है वो है यौगिक, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब ये तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ है। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे कि तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ है? तो जस्ट हम पीछे एग्जाम्पल जब दे रहे थे, तो उस एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक जगह कि हम आपको बताए हैं कि ये जल और ये नमक, ग्लूकोज और चीनी, ये सभी यौगिक हैं। और ये सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी तत्व हैं। लेकिन ये सभी किस में आते हैं? तो शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें बात करेंगे कि सोना, चांदी, तांबा और जल, नमक, ग्लूकोज इत्यादि, ये सभी शुद्ध पदार्थ के दो भाग हैं, एक तत्व है और एक यौगिक है। तो इस पे देखिएगा कि हम अब तत्व और यौगिक पे मेरा मेन क्लास होगा कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। तो एक हम नया स्लाइड लेकर के इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तत्व पे बात करते हैं। तत्व, जिसको एलिमेंट कहते हैं, ये तत्व या जो एलिमेंट है, इस पे बात करेंगे। तो तत्वों के बारे में बताएगा कि तत्व जो है वो शुद्धतम पदार्थ है, और एक ऐसा शुद्धतम पदार्थ है ना कि ये ना ही इसको किसी दूसरे पदार्थ को मिलाकर बनाया जा सकता है, और ना ही इसको तोड़ करके कोई दूसरा यूनिक पदार्थ बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो दुनिया के किसी भी दूसरे पदार्थ को मिला करके सोना नहीं बना सकते हैं। वो सोना इस नेचर में पाए जाने वाला एक यूनिक पदार्थ है, जो किसी से मिलकर नहीं बना होता है। एकदम सेम उसी टाइप से सोना को तोड़ करके हम कोई दूसरा तत्व नहीं बना सकते। कोई दूसरा तत्व सोना को तोड़ के नहीं बना सकते। तो जो तत्व होता है वो इतना प्योर होता है, वो शुद्धतम पदार्थ है, वो यूनिक शुद्धतम पदार्थ है, जिसको ना ही किसी दूसरे पदार्थ को मिला करके बनाया जा सकता है, और ना ही इसको तोड़ करके कोई दूसरा तत्व बनाया जा सकता है। जैसे मतलब मेरा कहना ये था कि तत्वों में सोना आपका आ जाएगा, सोना के बाद चांदी आ जाएगा, चांदी के बाद लोहा आ जाएगा, लोहा के बाद हम कार्बन को भी लेके चलते हैं, कार्बन भी आ जाएगा। अब क्या है ना कि हम एक बात बता रहे हैं, तोड़कर बनाने का कंसेप्ट बता रहे हैं। तो अगर हम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कार्बन इत्यादि, अगर इन सभी को अगर हम तोड़ना शुरू करें, तो तोड़ने के बाद जो आएगा, जैसे हम बात कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे कि जैसे कोई कार्बन को छोड़ते हैं, लोहा बेहतर एग्जाम्पल होगा, या सोना ही। अगर आप सोना लेते हैं, अगर सोना को तोड़ते हैं और सोना को तोड़ करके उसका टुकड़ा प्राप्त करते हैं, तो उसका टुकड़ा भी सोना होगा। अगर सोना को पीस करके उसका मतलब कि डस्ट प्राप्त करते हैं, तो उसका डस्ट भी सोना ही होगा, वो कोई दूसरा पदार्थ नहीं बन सकता। तो हम कहें कि सोना का टुकड़ा सोना होगा, उसका डस्ट भी सोना होगा। तो ये एक ही पदार्थ है, कोई नया पदार्थ बन नहीं रहा है इसको तोड़ करके। तो उसी तरह से अगर हम चाहें कि किसी दूसरे पदार्थ से सोना तैयार कर लें, किसी दूसरे पदार्थ तत्वों को मिला करके सोना तैयार कर लें, तो ये भी संभव नहीं है। ये इतने मतलब कि प्योर होते हैं। तो इसका डिफिनेशन का स्तर क्या है, अगर इस पे हम बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है कि तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है, तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है जिसे किसी भी प्रोसेस द्वारा दो या दो से अधिक नए पदार्थों में न तो
तोड़ा जा सकता है और न ही दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर इसे बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा। हम बोले कि तत्व जो है ना, तो तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है, वो प्यूरेस्ट सब्सटेंस है जिसे किसी भी प्रोसेस द्वारा, चाहे आप भौतिक क्रिया द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा, किसी दूसरे पदार्थ में या किसी दूसरे नए पदार्थ में नहीं तोड़ सकते, मतलब इसको तोड़ के कोई नया पदार्थ नहीं बना सकते हैं, और न ही किसी दूसरे या दो से अधिक पदार्थ को मिला करके कोई नया, मतलब कि इसमें का कोई तत्व आप तैयार कर सकते हैं। तो तत्व जो है एक शुद्धतम पदार्थ है, जिसके ये खूब सुंदर सा डिफिनेशन है, एकदम सरल भाषा में है। इसके एग्जाम्पल हो गए सोना, चांदी, लोहा, कार्बन, तांबा इत्यादि। आगे हम बात करेंगे कि तत्वों का भी प्रकार होता है, फिर उसके बाद हम यौगिक पे बात कर लेंगे। अब तत्वों का कौन कौन सा प्रकार होता है इसको देख लीजिए। तो हम बात कर रहे थे तत्वों को लेकर के कि तत्व जो है उसके प्रकार, तो तत्वों को मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा गया। उसमें से जो सबसे पहला भाग है तत्वों का, उसको बोलते हैं धातु। तत्वों का जो सबसे पहला भाग है उसको धातु या मेटल कहते हैं, धातु या मेटल कहते हैं। और तत्वों का जो दूसरा भाग है उसे उपधातु या मेटलॉइड्स कहते हैं। और तीसरा इसका भाग है अधातु, जिसे नॉन मेटल कहते हैं। बात यह है कि तत्वों के जो तीन भाग हैं, धातु, अधातु और उपधातु, इस पे अगर हम बात करें तो जो धातु है इसका कुछ विशेष गुण होता है, उपधातु का भी कुछ विशेष गुण होता है और अधातु का भी कुछ विशेष गुण होता है। अब क्या है ना कि ये मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा एडवांसेबल पे जा रहा है और इसको हम चैप्टर में भी आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं इस पे कि धातु, अधातु और उपधातु क्या होता है। तो धातुओं के बारे में जो तत्व हैं उसमें से सबसे ज्यादा संख्या में लगभग 100, अभी तक 118 तत्व ज्ञात है। मतलब कि अभी तक 118 तत्वों का खोज, 118 तत्व ज्ञात हैं, मतलब कि 118 तत्वों का खोज हो चुका है, जिसमें से सबसे अधिक संख्या में धातु है और कुछ संख्या में उपधातु हैं और कुछ संख्या में अधातु हैं। अब क्या है ना कि धातु और धातु का मेन बात कर लेते हैं। तो जो धातु होते हैं, ये धातुओं में क्या है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है, एक विशेष प्रकार की शाइनिंग होती है, वो मतलब कि धातु में ही होती है। अब क्या है ना कि बाकी अगर आप जैसे प्लास्टिक जो है उस पर खूब सुंदर सा अगर चमक हो, लेकिन जब उसको घिस देते हैं तो उस प्लास्टिक का चमक समाप्त हो जाता है। लेकिन धातुओं में क्या होता है ना कि अगर आप उसको घिसते हैं तो उसका जो स्पेशल, जो विशेष चमक है ना, वो आ जाता है। तो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन यही इसका अपोजिट है कि जो अधातु है, अधातु है, इसमें कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं होता। जो अधातु है उसमें कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा मतलब कि इसका प्रॉपर्टीज है। एक जो इसका मेन बेस है रासायनिक गुण के आधार पर, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण। जो धातुओं में जो एक गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम ये बताएंगे आपको, थोड़ा बेसिक और बेस्ट लेवल पे चल जाए तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण क्या होता है। और इसमें जो होता है एक गुण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है किसमें, अधातुओं में, और धातु में इलेक्ट्रॉन
त्याग करने का। इस गुण को धात्विक गुण और इसको अधात्विक गुण कहते हैं। इस पे हम आगे विशेष रूप से बात करेंगे। और उपधातु क्या होता है? तो उपधातु वे तत्व हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण अगर विद्यमान हो तो उसे हम उपधातु कहते हैं, जिसका विशेष अध्ययन जो है हम वो चैप्टर में आगे करेंगे। चलिए, ये तत्वों के 3 प्रकार थे जो हम आपको मोटा मोटी बता दिए हैं। इसके बाद क्या है ना कि तत्वों के 3 प्रकार के बाद अब हमको मेनली बात करना है यौगिक पे। तो जो यौगिक होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, तो ये जो यौगिक या कंपाउंड है ये तत्वों से काफी मतलब कि डिफरेंट है, लेकिन दोनों में एक समानता ये है कि इनके भी कणों का माने इनके भी प्रत्येक भाग का जो संगठन है वो सेम टाइप का होता है। इसके भी प्रत्येक कण एक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो तत्व थे मतलब कि उसके भी प्रत्येक कण एक प्रकार के होते हैं। तो इनका ये समानता है कि दोनों के प्रत्येक कण एक प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंसेज है वो ये है कि ये यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से बनते हैं। वो निश्चित अनुपात में मिलने से, मतलब कि यौगिक और तत्वों में एक चीज बता देते हैं, देखिएगा। तत्व और यौगिक में एक जो मूल अंतर है वो ये है, तत्व और यौगिक में मूल अंतर, जिसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि जो तत्व है ना, इसके सभी परमाणु, बात को समझना, इसके सभी परमाणु समान होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी परमाणु समान होते हैं। तत्वों के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन यौगिक के जो हैं, यौगिक के सभी परमाणु समान नहीं होते, असमान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि यौगिक के सभी परमाणु असमान कैसे होते हैं और एक समान कैसे नहीं होते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। कि जैसे तत्वों में अगर लेते हैं हम, जैसे तत्वों में सोना ही ले लेते हैं, तो हम बताएं कि सोना का छोटा सा प्लेट ले लें और इसको मतलब कि अगर डस्ट के रूप में बदल दें, तो इसका जो प्रत्येक कण आएगा, तो प्रत्येक कण मान लेते हैं कि अगर हम परमाणु के रूप में देख रहे हैं, तो इसका प्रत्येक कण अगर परमाणु है, इसका प्रत्येक कण अगर परमाणु है, तो वो सभी परमाणु समान होगा और सभी सोना का ही परमाणु होगा। लेकिन यौगिक का एग्जाम्पल लेते हैं, एक यौगिक का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम जल ही ले लेते हैं। जल एक यौगिक है और जल का सूत्र होता है H2O। अब H2O में आप देखेंगे कि H2O में 2 तत्व आपको दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो अगर आप मतलब कि किसी ग्लास में भरे अगर जल का बात कर रहे हैं, इसमें ग्लास में भरे अगर जल का बात कर रहे हैं, इसका कुछ बूंद यहाँ लाते हैं और इसको तोड़ करके इनके परमाणुओं को अलग करते हैं, तो इसमें जो परमाणु होगा, हम थोड़ा सा बेस्ट लेवल पे बताना चाहते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। अगर इसके परमाणु को तोड़ते हैं तो इसमें जो ग्रीन कलर का मान लेते हैं कि परमाणु है वो ऑक्सीजन का हो सकता है, और जो व्हाइट कलर का जो परमाणु है वो हाइड्रोजन का हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे जो जल है उसका प्रत्येक परमाणु सेम नहीं है, इसका परमाणु सेम नहीं है, अलग अलग है। लेकिन जो तत्व है इसका प्रत्येक, जैसे सोना एग्जांपल के लिए लिए थे, तो सोना का जो प्रत्येक परमाणु है वो समान है। तो तत्व यौगिक में जो मूल अंतर होता है, एकदम बेसिक लेवल पे जो अंतर होता है वो यही होता है कि तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, लेकिन यौगिक जो है उसके सभी परमाणु समान नहीं होते हैं। जैसे हम यहाँ पे यौगिक के रूप में जल, जिसका सूत्र H2O होता है, अगर इसका बात किए हैं तो H2O में 2 टाइप के परमाणु, एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है मतलब हाइड्रोजन परमाणु है, और दूसरा ऑक्सीजन एटम है मतलब कि ऑक्सीजन परमाणु। तो अलग अलग प्रकार के परमाणु, ये तत्व और यौगिक में मूल अंतर होता है, जिससे हम ये समझ पाए। और एक बात क्लियर है कि दोनों शुद्ध पदार्थ हैं। क्यों? इसके अगर प्रत्येक भाग का संगठन चेक करेंगे तो इसके प्रत्येक भाग का प्रत्येक कण जो है वो जल अणु होगा, इसका प्रत्येक भाग का प्रत्येक कण जो है वो इसका सोना का परमाणु होगा। तो ये दोनों शुद्ध है क्योंकि प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इनके अगर मतलब कि डीप बात करेंगे, दोनों में डिफरेंसेज क्या है, तो इनके परमाणु एक समान होते हैं लेकिन इनके परमाणु अलग अलग होते हैं, इनके अणु समान होते हैं। इनके प्रत्येक अणु, यौगिक के प्रत्येक अणु समान होंगे लेकिन तत्व के प्रत्येक परमाणु समान होंगे, और इसके प्रत्येक परमाणु समान नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। आगे हम बात करेंगे यौगिक का डिफिनेशन क्या था, तो पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे।
कि तत्वों का डिफिनेशन है बाबू कि तत्व जो है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, और वो भी पदार्थ कैसे मिला हो तो जनरली नहीं, वो रासायनिक रूप से संयोग होते हैं तब। जैसे मिश्रण और यौगिक में भी एक मतलब कि विरोधाभास होता है कि दोनों में तो यही आता है कि दोनों तो दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, लेकिन दोनों में एक जो मेन डिफरेंसेज है यौगिक और मिश्रण में, वो ये है कि यौगिक में पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, लेकिन मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता मिलने का। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे हम पहले ये क्लियर कर दें कि जल एक यौगिक है। अब जल में दो तत्व हैं, एक तत्व का नाम है हाइड्रोजन और दूसरे तत्व का नाम है ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आप अनुपात निकालेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो यहाँ पे मतलब कि जल के निर्माण में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलते हैं तब जल बनता है। अगर ऐसा हो कि हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु मिल जाएं और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु मिल जाएं तो जो नया पदार्थ बनेगा H2O2 वो जल नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई पदार्थ अलग अलग अनुपात में मिलता है तो अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब कि अगर जल का निर्माण करना है, किसी यौगिक का निर्माण करना है तो पदार्थों को एक फिक्स अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलना पड़ता है। जैसे जल निर्माण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 के अनुपात में मिलना होता है तब यौगिक का निर्माण होता है। जल के अलावा और भी जितने यौगिक हैं हम सबका भी जिक्र कर लेंगे आगे, तो सब में ये निश्चित अनुपात नामक शब्द यूज होता है। इसका डिफिनेशन हो जाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने पर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने पर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? चलिए देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने पर जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं और वो किस अनुपात में मिले होते हैं, तो इसमें इस बात को हाईलाइट रखिएगा कि निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। चलिए अब बात यह है कि हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल का। तो इसका एग्जाम्पल होगा, पहला एग्जाम्पल तो यहाँ बता ही दिए थे कि जल, पहला एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जल H2O। इसके अलावा नमक मतलब कि NaCl। अब जल NaCl के बाद आप चीनी भी कह सकते हैं, चीनी के अलावा साबुन भी कह सकते हैं। ये सभी यौगिक हैं, ये सभी यौगिक हैं और इनमें क्या है कि जो तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब इसका निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ की जगह पे अगर कहीं पे तत्व शब्द यूज हो रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो गया। अब हम अभी तक जो बात किए हैं वो ये बात कर चुके हैं, हम आपको बता देते हैं। पदार्थ के 2 भाग होते हैं रासायनिक रूप से, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। फिर हम इसमें यहाँ तक बता चुके हैं कि शुद्ध अशुद्ध क्या है। फिर उसके बाद उसका शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन और एग्जाम्पल, अशुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन और एग्जाम्पल। फिर उसके बाद जो शुद्ध पदार्थ हैं उसका भाग कि तत्व और यौगिक। तो तत्वों पे भी हम लोग बात कर चुके हैं और यौगिक पे भी हम लोग बात कर चुके हैं। तत्व यौगिक से आगे बढ़ चुके हैं हम यहाँ पे, तत्व यौगिक अब देख लीजिए। फिर आगे इससे हमको बात करना है कि
अच्छा, ये टॉपिक हम कर चुके हैं, हम अलग लगा के कर चुके थे, लेकिन यहाँ डायग्राम में भी है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं अब कि तत्व जो है। अच्छा, एक और चीज, यौगिक के प्रकार पे बात कर लेते हैं। जो यौगिक होता है ना, यौगिक, थोड़ा सा बात कर रहे हैं तो थोड़ा डीप ही बात कर लें। यौगिक, जिसको हम कंपाउंड कह रहे हैं, तो यौगिक या कंपाउंड का अगर हम बात करेंगे तो इसके अगर प्रकार का बात करें तो स्रोत के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं, और उनके बीच लगने वाले बलों के आधार पे भी ये दो प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा कि यौगिक स्रोत के आधार पे कौन से दो प्रकार में बटे होते हैं, इस पे बात करते हैं। स्रोत के आधार पे अगर बात करेंगे तो एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसके बारे में एक बात है जो मतलब कि सभी जगह सत्य नहीं है, लेकिन वो बात बता रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक सजीव स्रोत से पदार्थ, सजीव स्रोत से प्राप्त जो भी सजीव स्रोत से प्राप्त जितने भी यौगिक हैं, सजीव स्रोत से प्राप्त जितने भी यौगिक हैं, बोले ना स्रोत के आधार पे, तो सजीव स्रोत से प्राप्त जितने भी यौगिक हैं वो सभी यौगिक कार्बनिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल है, जैसे आप तेल का बात कर लें तो तेल जो है सजीव स्रोत से प्राप्त है, तो ये कार्बनिक यौगिक है। चीनी का बात कर लें तो चीनी जो है वो गन्ना से बनता है, और गन्ना एक सजीव पदार्थ, सजीव है, तो चीनी भी कार्बनिक यौगिक है। चीनी के बाद हम बात कर लें अल्कोहल का, तो अल्कोहल जो है वो इनडायरेक्टली रूप से ये सजीव पदार्थों से ही बनता है, तो अल्कोहल भी कार्बनिक पदार्थ है। तो जो भी सजीव स्रोत से प्राप्त पदार्थ होते हैं सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो प्रकार है वो है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ। अब अकार्बनिक पदार्थ पे अगर बात करेंगे, पहले इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, यौगिक के प्रकार में पढ़ रहे हैं तो हम अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो इसके बेस पे करें तो जो जितने लगभग जितने आज के डेट में तो निर्जीव स्रोत से, हम बोले ना कि ये सभी जगह लागू नहीं होगा, पहले बता देते हैं। निर्जीव स्रोत से भी प्राप्त कार्बनिक यौगिक हैं, लेकिन अधिकांशतः या सामान्यतः कह दें, सामान्यतः मतलब कि जनरली ज्यादातर जो निर्जीव स्रोत से प्राप्त यौगिक हैं, निर्जीव स्रोत से प्राप्त यौगिक हैं, वो सभी अकार्बनिक हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार और कह रहे हैं, इस बात को याद रखना कि निर्जीव स्रोत से बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का भी खोज हो चुका है, लेकिन सामान्यतः लगा दिए हैं, मतलब कि जनरली ऐसा होता है अगर निर्जीव स्रोत से प्राप्त है तो वो अकार्बनिक है। अब अकार्बनिक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो एक और चीज बता देते हैं, ध्यान से आप इसको याद रखिएगा कार्बनिक और अकार्बनिक में कि ये जो कार्बनिक है ना, तो एक चीज इसमें स्टार पॉइंट का बात बता देते हैं कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन, ये कार्बनिक यौगिक जो होता है वो कार्बन युक्त होता है, मतलब कि वो कार्बन उसमें शामिल होता है। जो अकार्बनिक पदार्थ है ये कार्बन मुक्त होता है, इसमें कार्बन अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं होता है, लेकिन सब कुछ का कुछ अपवाद होता है। तो इसका भी अपवाद है, जैसे हम आपको बता दें, ध्यान से सुनना, अपवाद है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है लेकिन ये अकार्बनिक है। जैसे किसी भी धातु का जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट,
पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सभी अपवाद हैं, कार्बन होने के बाद भी ये अकार्बनिक यौगिक हैं। तो हम एग्जाम्पल लिख रहे थे अकार्बनिक पदार्थ का, तो जिसमें कार्बन नहीं होगा ना वो अकार्बनिक पदार्थ है। जैसे HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HCl के अलावा और भी बात कर लें, जैसे H2SO4, जिसको हम लोग बैटरी अम्ल कहते हैं, H2SO4, तो इसमें भी कार्बन नहीं है, तो ये भी अकार्बनिक यौगिक है। उसके बाद बता दें कि HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, तो इसमें भी कार्बन नहीं है, तो ये भी अकार्बनिक पदार्थ है। और अपवाद तो बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होते हुए भी ये अकार्बनिक यौगिक है। तो हम यौगिक का दो प्रकार बता दिए, ये दोनों किसके आधार पे, तो स्रोत के आधार पे। चलिए आगे हम बात करेंगे बल के आधार पे भी यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक दूसरा स्लाइड लेते हैं जिसमें हम बल के आधार पर यौगिक का बात करते हैं। तो बल के आधार पर यौगिक का अगर बात करेंगे तो बल के आधार पर यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला होगा आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, और दूसरा होता है सह संयोजक यौगिक। दूसरा होता है सह संयोजक यौगिक। अब ये आयनिक यौगिक और सह संयोजक यौगिक क्या होते हैं, तो हम आपको बता दें कि जिस मतलब कि ऐसे यौगिक जिनके कणों के बीच आयनिक बॉन्ड काम करते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं, और जिनके कणों के बीच सह संयोजक आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड काम करते हैं उन्हें सह संयोजक यौगिक कहते हैं। ये बॉन्ड क्या है, तो ये बल है जो इनके कणों को बांधकर रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, हम डिफिनेशन बाद में कर लेंगे, पहले एग्जाम्पल समझिएगा। आयनिक यौगिक में मतलब कि ये बॉन्ड कैसे काम करते हैं, तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं NaCl। इसमें क्या है ना कि सोडियम आयन होता है, सोडियम प्लस आयन होता है और क्लोराइड माइनस आयन होता है। तो एक बात हम स्टार्टिंग से जानते हैं, जब एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो तो जो आवेश अगर विपरीत आवेश हो तो उसके बीच आकर्षण होता है। तो ये विपरीत आवेश के कारण दोनों के बीच, विपरीत आवेश के कारण दोनों के बीच एक बल कार्य करता है। उस बल को हम आयनिक आबंध के नाम से जानते हैं, आयनिक आबंध। तो इनके बीच जो लगने वाला आबंध है, इनके बीच जो लगने वाला आबंध है वो आयनिक आबंध है, इसलिए ये NaCl जो है आयनिक यौगिक है। NaCl हो गया, KCl हो गया, ZnSO4 हो गया, CaCO3 हो गया, ये जितने भी हैं सभी आयनिक यौगिक हैं। अब अगला बात है सहसंयोजक यौगिक का। तो सहसंयोजक यौगिक में अगर हम बात करें तो सहसंयोजक यौगिक के पहले एग्जाम्पल का ही बात कर लेते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है CH4, जिसको मेथेन गैस कहते हैं। तो ये CH4 जो है, इसमें ये कार्बन जो है इससे 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, और इसमें से किसी भी परमाणु पे कोई भी प्लस या माइनस का चार्ज नहीं होता है। मतलब यहाँ आयन नहीं होते हैं, धन आयन और ऋण आयन नहीं होते हैं। इनके बीच जो है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण एक बॉन्ड कार्य करता है, जिस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड या सह संयोजक आबंध कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड या सह संयोजक आबंध कहते हैं, और इसीलिए इस यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो जो मेथेन था, मेथेन के अलावा C4H10 जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं, LPG गैस है। इसके अलावा C2H5OH जिसको हम शराब या इथेनॉल कहते हैं, ये सभी सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि इनके कणों के बीच लगने वाला जो बल है वो सहसंयोजक आबंध होता है। और यहाँ पे जो लिखे हैं NaCl, KCl, ZnSO4, CaCO3, इसमें अब CaCO3 में क्या होता है थोड़ा सा देख लेना। CaCO3 क्या सब में देख लें आप, एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना कि कैल्शियम आयन होता है और कार्बोनेट आयन होता है, तो फिर यहाँ धन आयन है और वहां पे ऋण आयन है। तो जब भी धन आयन ऋण आयन होगा तो फिर आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। तो ये दो प्रकार के यौगिक बताए हैं बलों के आधार पे, एक आयनिक यौगिक और एक सहसंयोजक यौगिक। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगर डिफिनेशन का बात करें तो दोनों का डिफिनेशन देखेंगे आप। ऐसे यौगिक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको।
ऐसे यौगिक जिनके कणों के बीच आयनिक आबंध कार्य करता हो, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। इसमें भी उसी तरह हो जाएगा, ऐसे यौगिक जिनके कणों के बीच सह संयोजक आबंध कार्य करता हो, सह संयोजक आबंध कार्य करता हो, उसे सह संयोजक यौगिक कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हम यहाँ तक यौगिक और उसके प्रकार तक बात कर लिए, और आज हम क्लास को यहीं तक रोकते हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला बेसिक करेंगे, जिसमें हम आपको ये तत्व और उनके परमाणु संख्या, परमाणु भार, और इसके अलावा हम मूलक पे बात करेंगे, धन मूलक, ऋण मूलक, इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। और आज क्लास यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने लंबे समय तक साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू।